Hey guys, this is Sahil Rana. Welcome you all to Chat This YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और आज जो हमारा मेजर टॉपिक होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो मेजर टॉपिक है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्शंस को पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को जानेंगे। ठीक है, डायरेक्शन को जानेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की क्या डायरेक्शन होती है उसको जानेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन आप जानते होंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर, बट होता कैसे वो, उसके साथ साथ लास्ट टॉपिक फिर हम ओम्स लॉ को जानेंगे। ओम्स लॉ क्या है, फिर रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, फिर रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स को जानेंगे जिसपे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देख लो यार क्या क्या चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को जान रहे होंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जान रहे होंगे, रेसिस्टेंस को जान रहे होंगे, ओम्स लॉ और फैक्टर जिन जिन फैक्टर्स पर हमारा एक्चुअली में रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके बुक में 3 केसेस को लेकर फ्लो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताया गया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको बताया गया। तो पहला केस क्या कहता है? केस नंबर पहला कि एक मेटालिक वायर, एक मेटालिक कंडक्टर है और एक दूसरा मेटालिक कंडक्टर है बी। ठीक है, ये एक मेटालिक कंडक्टर है ए और ये दूसरा मेटालिक कंडक्टर है बी। ए चल ठीक है, और ए मान लो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, ये हमारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस केस में जब मान लो एक कंडक्टर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और एक कंडक्टर हमारा अनचार्ज है, ये कंडक्टर क्या है हमारा? अनचार्ज। अनचार्ज यानी इस पे कोई भी एक्स्ट्रा ना डिफिसिट है इलेक्ट्रॉन की, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। यहाँ पर क्या है, अगर ये कोई भी चीज अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो इससे आप क्या चीज कर सकते हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका डिफिसिट है इलेक्ट्रॉन का, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आप बोल सकते हो यहाँ पर हो रही है इस वाले में। ठीक है, और इस वाले में क्या है? इस वाले में क्या हो गया? एक्सेस होगा। ठीक है, इस वाले में क्या होगा? यानी इससे ज्यादा होगा। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, एक्सेस तो नहीं बट इससे तो ज्यादा होगा। तो हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा उस तरफ होगा जहां पे उसकी जरूरत होती है। यानी कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जहां पे जरूरत ना हो या जहां पर काम ना हो तो वो उस तरफ जाते ही नहीं है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ऐसा ही मतलब ही है, इसको जरूरत है तो ये जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो हमेशा डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस कंडक्टर में होगा उसी तरफ हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला। ये एक केस है, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये अनचार्ज है इस केस में। अब देखो केस नंबर दूसरा, केस नंबर दूसरा क्या कहता है? CASE केस। ठीक, तो केस नंबर दूसरा क्या है कि मान लो ये हमारा कंडक्टर है और इसको वापस से यही बी कंडक्टर है और बी हमारा वापस से अनचार्ज है। ठीक है, बी वापस से क्या है हमारा? अनचार्ज है। ये बी कंडक्टर क्या है? अनचार्ज। और ये वाला क्या है? अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज्यादा, अब ये नेगेटिवली चार्ज है मान लो। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो भाई क्या होने वाला? एक्सेस होगा, या तो डिफिसिट होगा या तो एक्सेस होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है? जहाँ पे उसकी कमी होती है। कमी किधर होगी? इस तरफ। तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा याद रखना किस तरफ होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ होता है? टूवर्ड्स डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या फिर आप एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा उस तरफ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा। केस 1 आपने देख लिया, केस 2 देख लिया, तीसरा केस पे आते हैं। तीसरे वाले केस पे आते हैं। तीसरा केस क्या कहता है वो देखते हैं। तो इसको पूरा ही मिटाया जाए। ठीक, तो इधर हमारा हम लिखते हैं अपना केस नंबर तीसरा। तो थर्ड केस ये कहता है कि मान लो ये एक कंडक्टर है जो कि पूरी तरीके से पूरा नेगेटिवली चार्ज है और ये एक कंडक्टर दूसरा है बी और ये वाला जो कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब बताओ अब क्या होगा? और यहाँ पे मैंने ये मेटालिक वायर है, ये क्या है याद रखना? मेटालिक वायर। तो ये मेटालिक वायर हमने जोड़ दिया है इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर या इधर से, दोनों के बीच में हमने जोड़ दिया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे हमेशा याद रखना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इधर तो एक्सेस है तो दूसरी तरफ ही क्या होगा, डेफिसिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा इस तरफ हो गया। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हमने जान ली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को जान ली, अब फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन को भी जानते हैं। तो चलिए इसको साफ करते हैं। यानी जो फ्लो ऑफ करंट है, हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन होने वाला है उसका क्या है, मतलब करंट जिस तरफ फ्लो करने वाला है उसकी डायरेक्शन क्या होनी है। उससे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था, वो किधर होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर आप देखो तो हमने बताया था कि ए मान लो और ये मान लो बी है, तो इधर हमारा नेगेटिव साइड है पूरा और इधर कनेक्टेड है, ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव था अभी थर्ड वाले केस में, तो हमेशा इस तरफ था। तो आप एक तरह से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किधर होता है, हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव भी बोल सकते हो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मान लो एक सेल है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जैसे सेल है बैटरी जिसको हम बोलते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। अब फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं, तो करंट का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, ये एक लाइन में अगर आप बोल सकते हो तो एक लाइन में अगर कहा जाए या आप बोल सकते हो कि हाइयर पोटेंशियल से, ये किधर से किधर होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हाइयर से भैया किधर होगा, लोअर, हाइयर से किधर होगा, लोअर पोटेंशियल। आप हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, आप बोलोगे हाइयर पोटेंशियल क्या है, इसको आप सिंपली भाषा में आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, यहां पर होता है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ ये फ्लो करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ हमारा करंट फ्लो करता है। करंट हमेशा किस तरफ फ्लो करता है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे सर पोटेंशियल क्या है, ठीक है, अब ये पोटेंशियल वाला सवाल आ रहा है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो अभी बताता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना जान लो, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन अ सर्किट, एक सर्किट की जो बैटरी अगर वहां से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, या और पॉजिटिव टर्मिनल वाले को आप बोल सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ हमारा करंट फ्लो होता है, करंट हमेशा किधर फ्लो होगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक मिनट ये क्या आ गया यार आंख में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर मिटा दें, इधर मिटा दे, इतने में काम होगा नहीं, इतने में काम तो नहीं होगा, मिटा ही देते हैं इसको, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को समझने के लिए हम लोग पहले पोटेंशियल को समझते हैं। मतलब हमने अभी जाना है कि क्या क्या होता है। पोटेंशियल को समझो कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, एक चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कहीं दूर इन्फिनिटी में हमारा एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। ये क्यू नॉट जो है इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। चार्जेस को तो आप जानते हो, मान लो ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अपना ये जो है ये दायरा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि यानी जहां पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाओ, यानी आप जहां पर अगर आप जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाओगे या करंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। जनरल भाषा में बोला जाए तो अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जो इसका ऑरा होगा, इसके अराउंड जो ऑरा होगा वहां पर आप झटका फील कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो मान लो, तो पोटेंशियल को समझते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाए तो ज्यादा सही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम की भी एक चीज होती है भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक टेस्ट चार्ज है, उसको आप इन्फिनिटी से आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक नोन पॉइंट पर ले आओ, ठीक है, किसी एक नोन पॉइंट मान लो ये ए पर ले आए, तो इस यहाँ पर लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इट इज द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन on bringing a unit positive charge from infinity to a given point on
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम अपने किसी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, और लेकर आने में जो हमारा वर्क डन होता है उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? V से। और V इज इक्वल टू हमारा होता है W/Q, ये इसका फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। क्या होता है? W/Q। तो W मतलब जूल यानी वर्क डन, ठीक है। वर्क डन की यूनिट हो जाएगी जूल, और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कोलम्ब, ठीक है। 1 जूल, जूल, और ये कोलम्ब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है ना, यहाँ से आपको शायद पूछ दे एग्जाम में कि भाई डिफाइन करो, क्या करो? डिफाइन करो 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट, इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। ये जो हमारा जूल, ये जो हमारा जूल पर कोलम्ब आ गया है, ये जूल पर कोलम्ब को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसकी जो यूनिट आती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। इसकी जो SI यूनिट आप बोल सकते हो वो क्या होती है? वोल्ट, ठीक। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। तो आप पूछ दे कि डिफाइन कर भाई 1 वोल्ट बता। बड़ा तेज बन रहा था एग्जाम में, बाकी क्वेश्चंस तो कर लिए, अब ये बता कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना। तो 1 वोल्ट क्या बोल सकते हो कि अगर आप इसके फॉर्मूले के थ्रू भी आप डायरेक्टली बताओ V इज इक्वल टू W/Q होगा हमारा, इतना तो सॉर्टेड है। तो V जो होता है ये हमारा 1 जूल और बाय 1 कोलम्ब, ऐसे भी बता सकते हो। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो 1 जूल का वर्क डन कर दो और 1 कोलम्ब चार्ज पे कर दो। तो सिंपल भाषा में आप ये डिफाइन कर सकते हो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन मूविंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, यानी आप 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, और 1 जूल ऑफ वर्क डन करो। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक, टू ब्रिंग इट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लेकर आया, तो 1 जूल ऑफ वर्क हमने काम किया 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज पे, और उसको हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आ गए, सिंपल। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, दैट्स इट। तो इसी को हम लोग 1 वोल्ट बोल सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 वोल्ट हम बोल सकते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 वोल्ट बोल सकते हैं। एक बार फिर से जान लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। मान लो एक कोई बड़ा चार्ज था, ठीक है, और हमने एक छोटा सा चार्ज रखा, एक टेस्ट चार्ज रखा। तो इस टेस्ट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से इसके ऑरा में लेकर आए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेकर आए। तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाने में जो हमारा वर्क डन होता है उसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो V इज वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमने मान लो कितना, मान लो 10 जूल का वर्क डन किया। अब जैसे कि मान लो ना, यहीं पर देख लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लो 10 जूल का वर्क डन किया, और जो चार्ज हमारा था वो 1 कोलम्ब का था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं V इज इक्वल टू 10 जूल 10 बाय 1 कोलम्ब। तो क्या हो गया हमारा? 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट का हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो जान गया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जानो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जानो, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, इन सारी चीजों को थोड़ा मिटाया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जान लो। मान लो ये वही चार्ज है, ठीक, इसके अराउंड अपना एक ऑरा है या अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी से आप ये चार्ज को यहाँ पर लेकर आ गए किसी ए पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी ए पॉइंट पर। तो यहाँ पर जब लाए तो इसकी मान लो पोटेंशियल हो गई V1, ठीक है। और मान लो एक और चार्ज था, ठीक है, इसको भी आप मतलब उसी चार्ज को आप मान लो आप बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, तो बी पॉइंट पर लेकर आ गए। तो अब बताओ, अब यहाँ पर, यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट पर आप लेकर आए तो आपने कुछ वर्क डन किया होगा, और यहाँ से यहाँ ए पॉइंट पर लेकर आए तब आपने कुछ वर्क डन किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, वो होगा V2 माइनस V1, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल जो ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल जो कम है। ये देखो अंदर है ना ज्यादा, ये हमको ज्यादा अंदर तक लेकर जाना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा अंदर तक जाना पड़ा, तो ज्यादा हमें फोर्स भी लगा होगा, ज्यादा हमने ताकत भी लगाई होगी, ज्यादा हमने वर्क डन भी किया होगा। तो हमने ज्यादा वर्क डन किया तो हम इसको ज्यादा अंदर तक लेकर जा पाए, और इसको हम मान लो थोड़े से बाहर एकदम इनिशियली इसके ऑरा के एकदम इनिशियल पॉइंट पर लेकर आए ए में, ठीक है। तो V2 माइनस V1 अगर देख लेते, अगर ये अंदर होता तो हम लोग V1 माइनस V2 कर लेते, ठीक है भाई। तो V हमारा डेल्टा चेंज इन, मतलब चेंज इन V, या सिंपल भाषा में बोले जाए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V2 माइनस V1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा?
V2 माइनस V1। तो हम लोग इस केस में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कब आता है, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही किसी ए पॉइंट, किसी एक गिवन पॉइंट से किसी एक गिवन पॉइंट पर लेकर आते हैं फील्ड के अंदर। सिंपल भाषा में बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक गिवन पॉइंट पर वर्क डन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन हो रहा होगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हो रहा होगा। हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही हमारा वर्क डन इधर हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हमारा वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, समझ गए। तो हमारा अब तो फाइनली अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होता है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। या तो बोला जाए तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ हमारा डायरेक्शन होता है। तो अब हम लोग एक डायग्राम में इस पूरी चीज को कंक्लूड करके बोल सकते हैं। एक डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को अब एक डायग्राम में बताते हैं, ठीक है भाई। तो बताया जाए तो देखो, जैसे कि मान लो ये एक मान लो कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है और दोनों को हमने जोड़ दिया। ये हो गया अपना पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया। ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की बतानी है, इलेक्ट्रॉन की भी और करंट की भी, कि इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन बताओ और करंट की भी डायरेक्शन बताओ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जहां पर उसकी कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जहां पर हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके दूसरी तरफ, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ बोल सकते हो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तभी यहाँ पे एडिशनली पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी यहाँ पे एडिशनली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके जस्ट अपोजिट में जहाँ पर हमारा एक्सेस होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरफ होता है उस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसको आप पक्का से ड्रॉ कर लेना, ये बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो इसको मिटाया जाए। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है भाई, रेसिस्टेंस। कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस बोल सकते हैं एक तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर में जिससे वो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। और इसका रीजन भी जानेंगे। तो रेसिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच अ कंडक्टर opposes the flow of current, ठीक है, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, बोल सुन लो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच अ कंडक्टर अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो हर कंडक्टर में पाई जाती है। उससे क्या होता है कि वो करंट के फ्लो को रोकेगा, वो सिंपली क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा। बट ये होता कैसे है सर, मैकेनिज्म बताओ, जानते हैं मैकेनिज्म को। तो जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, टेढ़ा बन गया, सीधा कर देते हैं, ये भी कोई बात है, सीधा कर दो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो टेढ़ा हो गया तो इसको, इस कंडक्टर को अब थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। तो जैसे ये मान लो सीधा कंडक्टर है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, नहीं तो ऐसे फिर समझ नहीं आएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, आड़ा टेढ़ा। एक मिनट, थोड़ा सा और बड़ा ही बनाया जाए। तो ये एक जोन हो गया, ये एक जोन, इसको जोड़ दो। तो ये जैसे कंडक्टर हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे भाई बहन, ठीक ठीक। तो ये जैसे मान लो, तो जब भी इसके थ्रू अगर आप किसी भी मतलब वायर को या बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रहे होते तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनकी डायरेक्शन रैंडम होती है, वो इधर 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 मूव करते रहते हैं, ठीक है।
तो ये इधर उधर जहां तहां मूव कर रहे हैं, अभी फ्री है, अभी ये क्या है, फ्री है, अभी भी फ्री है, उस टाइम भी फ्री होंगे एक्चुअली, बस मूव करने लगेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे कि मान लो ये अभी हमारा इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्री है और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब इस कंडक्टर को अगर आप एक छोटे से सर्किट से कनेक्ट कर दो और सर्किट के स्विच को ऑन कर दो, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब यहाँ से करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, इधर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही करंट का फ्लो आएगा तो करंट इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा और हमारे सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एकदम अपोजिट में इधर जाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में थे, ये सारे के सारे जो रैंडम डायरेक्शन में थे, ये सारे के सारे एकदम एक स्ट्रेटली इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारे के सारे। जैसे इनको पोटेंशियल मिलेगा, जैसे इनको करंट फ्लो, इनको करंट सोर्स मिलेगा, तो ये सारे के सारे एक लाइन में मूव करना चाहेंगे। अब देखो एक इधर से भी आ रहा, ये करंट इधर से भी आ रहा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, ठीक है। तो इधर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा, इधर हमारा करंट आ रहा, ठीक है। तो करंट इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, तो दोनों के बीच में भसड़ मचेगी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो थ्रू आउट द कंडक्टर रेसिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो जब ये भसड़ मचेगी इसके अराउंड, इसके अंदर से करंट मान लो ऐसे ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, तो भाई धक्का मुक्की करेंगे ये लोग क्या करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, बट धक्का मुक्की नहीं करने का, तभी तो रेसिस्टेंस कम कर पाएंगे, ठीक है। तो धक्का मुक्की हो रही है भाई, तो यहाँ से ये बाहर, तो करंट हमारा इधर फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करता है। दैट्स द रीजन किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस डेवलप होता है। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है सिंपली भाषा में हर कंडक्टर में, कि वहां पर क्या होगा ना कि आप करंट के फ्लो को अपोज करना चाहेंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और तभी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी डेवलप हो पाएगा, ठीक है भाई। तो रेसिस्टेंस सिंपल है, ये प्रॉपर्टी होती है, दैट्स इट। यही हमारा किस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब ये जो रेसिस्टेंस है ये कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है भाई, कुछ कुछ चीजों पे ये डिपेंड करता है। क्या क्या चीजें हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है कि ये वायर का जो मटेरियल है भाई वो कैसा है, या जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ। मान लो प्लास्टिक का यहाँ पे कंडक्टर डालेंगे तो उसके थ्रू तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मटेरियल ऑफ द वायर बेसिकली डिपेंड करता है ये, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे यानी इलेक्ट्रॉन जहां पे मूव करने की मोबिलिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है तभी वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा मटेरियल हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जिस मटेरियल में, उसी मटेरियल में अच्छा खासा फ्लो होगा, उसी मटेरियल में करंट फ्लो अच्छा होगा, गुड, ठीक है। और जब यही चीज नहीं होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री नहीं होंगे, कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है कि जो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वहां पे अच्छे खासे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स थोड़े फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो काफी इजिली करंट फ्लो कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इसीलिए करंट वहां से, करंट हमारा इजीली पास करता है। तो करंट हमारा वहां से इजीली क्या करता है भाई, पास करता है। तो पहली चीज पता चल गई मटेरियल ऑफ द वायर। दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरी चीज यहाँ बताऊंगा फिर उसको मिटाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, ये है आपका लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर देखो क्या, अब मान लो ये एक दो केस लेते हैं, मान लो ये एक छोटा कंडक्टर है और ये एक लंबा सा कंडक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो L है, इसकी लेंथ कैपिटल L है और यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो करंट फ्लो होगा, जाएगा 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 जाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हुए वो जाएगा और तब जाके यहाँ से बाहर आएगा, सिंपल। तब इतना लंबा उसका पाथ थोड़ा लंबा हो गया, तो यहाँ पर करंट का पाथ लंबा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये ज्यादा पाथ होगा यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टैक्ट में आएगा, सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये ज्यादा लंबा पाथ लेगा, तो ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा। और ये अगर पाथ इसका छोटा कर देंगे तो रेसिस्टेंस कम डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो रेसिस्टेंस हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है एल पर, तो रेसिस्टेंस हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है एल पर, विच इज व्हाट, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। कि हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना लंबा होगा उतना ज्यादा हमारा रेसिस्टेंस होगा, और जितना लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होगा उतना कम हमारा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई मटेरियल ऑफ द वायर। दूसरी चीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया या लेंथ ऑफ वायर। तीसरी चीज पे जाते हैं, तीसरी चीज पे आते हैं विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, देखो जैसे कि मान लो ये कंडक्टर था हमारा, ठीक है। यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं, मान लो ये एक कंडक्टर है
और एक उसी लेंथ का ये कंडक्टर है, ठीक, उसी लेंथ का है, हाँ मान लेना ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क है, ठीक है, 19-20 का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक लेंथ ऑफ कंडक्टर है, दोनों की लेंथ हमारी एल ही है, ठीक है, दोनों की लेंथ मान लो एल है। अब यहाँ के थ्रू हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है, मान लो यहाँ के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है कि इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक लाइन में मान लो इधर चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक लाइन में इधर चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जगह मिल गई, देखो जगह ज्यादा है तो करंट का फ्लो काफी इजीली नहीं होगा इसके थ्रू। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है कि अगर आप कंडक्टर को कट करते हो तो उसकी जो एरिया होती है ना, यानी मान लो ये कंडक्टर है, सिंपल भाषा में ये मान लो कंडक्टर है, इसको अगर आप काट देते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर था लेंथ वाइज, इसको आप काटो तो इसका ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो इसी एरिया की बात हो रही है, ठीक है, ये एरिया की बात हो रही है। तो यही हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो R is inversely proportional to A, R is inversely proportional to A, R is directly proportional to L, ठीक है। R हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी भाई ये ज्यादा होगा तो ज्यादा जगह मिलेगी भाई, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ज्यादा जगह मिलेगी, देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी जगह मिलेगी और करंट भी हमारा अच्छा फ्लो होगा। सिंपल सिंपल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पर है। तीसरी चीज है, सॉरी चौथी, ठीक है, यहाँ पर तीसरा लिख देते हैं, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आते हैं चौथा पे जो कि है टेम्परेचर। तो देखो यार, टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ता है, दैट्स इट। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ता है। जूल्स लॉ जानेंगे, जूल्स लॉ आप पढ़ोगे 10th में, सिंपल। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे इवेंचुअली इस कंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होगी, और जितनी गड़बड़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतनी ही गड़बड़ी से करंट भी फ्लो होगा, सिंपल भाषा में बोला जाता है। तो टेम्परेचर हमारा रेसिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। लेटर ऑन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस फॉर्मूला विच इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। H हीट हमारा बराबर होता है करंट के स्क्वायर के, रेसिस्टेंस और टाइम के। तो इससे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस से। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी हीट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हमने जान लिया कि एक प्रॉपर्टी होती है, वर्च्यू 4 चीजों पे डिपेंड करती है भाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ द वायर और टेम्परेचर पर, 4 चीजों पे डिपेंड करती है। और एक चीज जान लो, थोड़ा सा अलग है, आपके सिलेबस में नहीं है बट जान सकते हो। देखो मैंने बोला था कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इससे ना एक फॉर्मूला बनता है विच इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप पढ़ोगे आगे क्लासेस में, 10th में पढ़ोगे। तो ये जो हमारा रो है ना, ये है रेसिस्टिविटी। ये क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जो भी हमारा कंडक्टर है या वायर है उसकी रेसिस्टिविटी। तो हर एक मटेरियल की, हर एक कंडक्टर की एक रेसिस्टिविटी होती है पर्टिकुलर, और इसकी जो यूनिट होती है ये ओम मीटर होती है रेसिस्टिविटी की, और रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है ये ओम होती है। ये क्या होती है? ओम, ठीक है, ओम होती है, ठीक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, ठीक है, ठीक है। और ओम इसकी यूनिट है और इसकी यूनिट है ओम मीटर। अब बोलेगे ये कैसे हो गया? देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इसकी यूनिट ओम है इज इक्वल टू, इसकी यूनिट नहीं पता, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर को काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओम और ये मीटर मल्टीप्लाई होगा और रो हमारा अकेला बचेगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट सिंपल है भाई, ओम मीटर। इसको उतना नहीं जानना, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ये नॉलेज के लिए जान लो। हर चीज यार सिलेबस को देख के नहीं पढ़ाई जाती, नॉलेज के लिए भी कुछ चीज जान लो, 10th में वैसे भी ये काम आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक नई चीज हमने जानी, रेसिस्टिविटी क्या होती है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। अगर मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्टली बताता हूं। तो जैसे एक कंडक्टर है, अभी स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो भाई प्रैक्टिकली बता रहे हैं, रट जाओ, ठीक है। तो जैसे ही मान लो ये कंडक्टर है ए बी, ठीक है, तो कंडक्टर के थ्रू अगर मान लो ये करंट आई आ रहा है और कुछ वी पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारा पोटेंशियल है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इन अ कंडक्टर, ठीक है। और इसी से हमारा एक फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। और ये आर और कुछ नहीं, रेसिस्टेंस ही है,
ये आर और कुछ नहीं, ये रेसिस्टेंस है जो एक तरह की कांस्टेंट क्वांटिटी एज ए ट्रीट एज अ कांस्टेंट फॉर दिस फॉर्मूला, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होता है। तो आई हमारा बढ़ता है तो वी भी हमारा बढ़ता है, या सिंपली वी बढ़ता है तो आई बढ़ता है, ठीक है। तो हमारा अगर इन दोनों का वी और आई का ग्राफ अगर देखो तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यानी ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यही होता है। तो ओम्स लॉ हमने जान लिया, ये चीजें जान ली। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यार क्या बोल रहा है, 1.5 जूल 1.5 कूलम चार्ज है, ये हमारा चार्ज दिया हुआ है, ये हमारा वर्क डन दिया हुआ है। तो वर्क डन और चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल रहा है। देखो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। आपका जो रेसिस्टेंस को लेके बहुत वास्ट क्वेश्चन बनते हैं 10th में, ठीक है, बट 9th में उतना कुछ है नहीं। तो देखो 1.5 कूलम चार्ज दिया हुआ है और ये 9 जूल वर्क डन दिया हुआ है, तो हमें पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हमें हमारा फॉर्मूला हमें पता है। तो V डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो इसी को हम लगाएंगे यहाँ पर, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और हम अपना V कैलकुलेट कर लेंगे। तो W जो है वो हमारा है 9 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है, और उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितना है 1.5 कूलम। तो 1.5 कूलम चार्ज है और इतना जूल है, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आएगा 10, तो 90/15 आएगा। अब 15 6 90 होता है, आपको टेबल आता होगा, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो डूब मरो, ठीक, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 डिमोटिवेट मत होना। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो 9 अपॉन 1.5 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है क्या, 6 वोल्ट। आपसे पूछ सकते हैं ना 1 वोल्ट को डिफाइन कर, वो डिफाइन कर लेना, और 1 ओम को डिफाइन करना, ठीक है। तो मेरे कमेंट में आप लोग ये डिफाइन जरूर करना कि डिफाइन करो 1 ओम को, ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। अगर है तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई आई। इतना ही हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इतना हिंट दे रहा हूँ। अब इस हिंट के बेसिस पे 1 ओम को डिफाइन करना है, ठीक है, इस हिंट के बेसिस पे 1 ओम को डिफाइन करना। कमेंट। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्या है, अ बल्ब ड्रॉज अ करंट 1.5 एम्पेयर एट 6 वोल्ट, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब व्हाइल ग्लोइंग, ठीक है। तो ये W है, व्हाइल ग्लोइंग, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेसिस्टेंस। देखो यार सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ा करो क्वेश्चन की, पूछ क्या रहा है। तो रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है दिमाग में वो लिख लो। रेसिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई होगा हमारा। रेसिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई होगा। V, हाँ, V इज इक्वल टू आई आर, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा V बाई आई, यहाँ से आया, ठीक। क्लियर है, क्लियर। तो R हमारा कितना है, R इज व्हाट, V अपॉन आई, ठीक है। R हमारा कितना है, V अपॉन आई है। अब V देखो कितना दे रहा है, दिया है क्या, बल्ब ड्रॉज अ करंट 6 वोल्ट दिया हुआ है। देखो V दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 6 वोल्ट, और देखो करंट कितना दिया हुआ 1.5 एम्पेयर, ठीक है। तो 1.5 एम्पेयर यहाँ पर भी है, तो इसको हटाओगे तो यहाँ पे बनेगा 60, तो 60/15, तो 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। एक मिनट, ओम, ठीक, ये ओम का सिंबल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 ओम। 4 ओम ही हमारा क्या हो गया, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो द रेसिस्टेंस वाइल, तो द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग, यहां से लिखना इज 4 ओम, सिंपल। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैप्टर हो चुका है और एक चीज बची हुई है चैप्टर में, एफिशिएंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आई थिंक ये आप पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंट यूज आप कर ही सकते हो। ये बहुत इजी है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, लाइक जनरल साइंस की बातें हैं कि आपको बल्ब को कम ऑन करना चाहिए, किस तरह के बल्ब यूज करने चाहिए। अगर आप खिड़की से अगर रोशनी आ रही है तो सिंपली लाइट ऑफ करके आराम से पढ़ो यार, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।